हेलो, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि एग्जाम्स आ गए हैं और एग्जाम्स के लिए कितना भी पढ़ लो, लास्ट मोमेंट का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है और लास्ट मोमेंट के रिवीजन को ही कराने के लिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर वाइज रिवीजन। मैंने सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स बुक को चुना है, आप चाहो तो किसी भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। हमेशा से मेरा कहना है कि कॉन्सेप्ट्स आर ऑल सेम, तो आप इस बुक से समझो या किसी और बुक से समझो। साथ ही साथ कोई दूसरे बुक से प्रैक्टिस करता है, एमएल अग्रवाल या किसी भी बुक से प्रैक्टिस करता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अगर कोई भी तरह का इशू आता है तो जाओ जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप हमारे से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी डाउट्स है आप वहां पे पूछ सकते हो। वहां पे आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप खुद में भी एक दूसरे से डाउट सॉल्व करवा सकते हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो जरूर से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और हाँ, सब्सक्राइब बटन को दबाओ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस बढ़िया कंटेंट को पहुंचाओ। वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज आपका एक लाइक हमें और ज्यादा अप्रिशिएट करता है और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज हम क्या करेंगे, तो चैप्टर वाइज रिवीजन जो कि सेलिना कॉन्साइज में दिया हुआ है, उसके बहुत सारे स्टेजेस है, स्टेज 1, 2 और 3। मैं आज पहले स्टेज 3 से करवाऊंगा और स्टेज 3 का आज हम करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर और साथ ही साथ जो 21 नंबर है सॉलिड्स, इन दोनों का रिवीजन। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर और सॉलिड्स पे ऑलरेडी पूरा कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, पूरे चैप्टर का एक एक सम्स का, और अच्छे से उसमें हमने एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स का हर एक कॉन्सेप्ट समझाया है, हर एक फॉर्मूला समझाया और हर एक सम समझाया है। सिमिलरली सॉलिड्स पे भी वीडियो अवेलेबल है 21A, 21B और 21C पे, और उस पे एक एक कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से समझाया गया है और एक एक सम सॉल्व है। तो किसी को भी अगर डिटेल वीडियो देखना है तो जरूर से जाके देखो, और उस वीडियो को देखोगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो जरूर से उन सब वीडियो को देखना, क्योंकि आपका बेस बनाने के लिए वो वीडियो बहुत जरूरी है। और लास्ट में साथ ही साथ ये लास्ट मोमेंट रिवीजन भी मेरे साथ चलो अब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर, और एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर के लिए आपको जानने की जरूरत है कुछ फॉर्मूलाज की। इन फॉर्मूलाज को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ट्रायंगल का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हर ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। और हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो बेस है उसी के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट चुनते हैं। इसे बेस लिया तो इसे हाइट, इसे बेस लिया तो यहाँ से हाइट, इसे बेस लिया तो यहाँ से हाइट। ये बात मैं पहले ही एरिया एंड पेरीमीटर वाले जो एक्चुअल वीडियो है उसमें बता चुका हूँ, जल्दी से जाकर उसे जरूर देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला। अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1/4 इंटू बेस √4a² माइनस बेस का स्क्वायर, जहां पे आपका a क्या है तो इक्वल साइड। फिर थर्ड बचता है आपका हेरॉन्स फॉर्मूला। जब आपको सिर्फ 3 साइड दे दिए तब आपको क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, जिसे s से भी डिनोट किया जाता है। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। फिर लगाओ √s इंटू s, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है तो s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहाँ पे s सेमी पेरीमीटर है और a b c तीनों अलग अलग साइड्स है। तो इसे हम लोग कहते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। और पेरीमीटर का तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है, बस तीनों साइड को ऐड कर दो, पेरीमीटर आ गया, तो उसका फॉर्मूला बताने का भी जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड से बाउंडेड फिगर, जैसे कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हर कोई जानते ही होंगे, इसे कहते हैं। अब पैरेललोग्राम के एरिया का क्या फॉर्मूला है, तो बेस के ऊपर जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, यानी कि अगर इसे बेस चुनोगे तो ये हाइट, इसे बेस चुनोगे तो ऐसे जो हाइट गया, ठीक है। फिर बचता है आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर के तो सब साइड्स इक्वल होते हैं, तो साइड इंटू साइड। फिर आता है रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये सब बचपन से पढ़ते आए हैं। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला है, तो ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है ना। तो उस केस में फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सपोज ये दोनों साइड पैरेलल है तो इन दोनों का सम निकाल दो, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। लास्ट में आपका रोम्बस, रोम्बस का है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो यही तक क्विक रिवीजन आपका फॉर्मूलाज का। फॉर्मूलाज को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना बुक में तो फॉर्मूलाज है ही और ऑलरेडी इस पे वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेज 3, पेज नंबर 363 है। आप चाहो तो शायद में भी आप लोग की बुक में अलग पेज नंबर हो, और किसी भी बुक वाले बच्चे इसे फॉलो अप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि है पर्टिकुलरली कोई सेलिना के लिए है, क्योंकि सेलिना में ऐसे भी सब तरह के सम्स आ ही जाते हैं। तो अगर आप एमएल अग्रवाल भी फॉलो करते हो तो सेलिना के सम्स अगर आप कर लिए तो एमएल अग्रवाल इजिली कर लोगे, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है।
और ऐसे भी अब एग्जाम का रिवीजन है तो आप बुक वाइज जरूरी नहीं है कि रिवीजन करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम क्या है, 102 नंबर है, क्योंकि मैं स्टेज 3 से स्टार्ट कर रहा हूं। ये है द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आई थिंक ये सबको पता ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। और जो बोल रहा है कि कंटेनिंग द राइट एंगल, अब दो साइड्स का वैल्यू दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स का वैल्यू दिया है। कौन दो साइड्स का वैल्यू दिया है, तो वो दो साइड्स जो एंगल को कंटेन कर रहे हैं। तो एक साइड है 5x, दूसरा साइड है 3x - 1। ठीक है, बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये होता है ना जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, तो आपको बोलता है लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज निकालो अगर एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो ऐसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे देखो अगर इसे बेस चुनोगे तो ये हाइट बन गया, इसे बेस चुनोगे तो ये हाइट बन गया। इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो हाफ इंटू 5x इंटू 3x - 1। ये हो गया एरिया किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। अच्छा, ये एरिया का फॉर्मूला हुआ। अब एरिया का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है, तो आप उसे इक्वल्स टू 60 कर दो। तो यहाँ पे हो गया 15x² - 5x, और इस 2 को उधर भेज दो तो हो गया 120। अब इसे इधर ले आओ, तो 15x² - 5x - 120 इक्वल्स टू 0। जल्दी से 5 कॉमन ले लो, 3x² - x - 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये 5 उधर चला जाएगा तो 0/5 0 हो जाएगा। तो अब इसे आप सॉल्व करो, यहाँ 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 72। तो आपको 72 को इस तरह से ब्रेक करना है कि -x आए तो ये हो जाएगा -9x + 8x - 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपका एक 3 कॉमन लोगे, 3x तो आएगा x - 3 + 8 कॉमन लोगे तो आएगा x - 3। तो x - 3 और 3x + 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्लियर पता चलता है, एक x का वैल्यू आएगा -8/3, दूसरे x का वैल्यू आएगा 3, तो हम लोग x को पॉजिटिव ही लेंगे 3। तो 5 इंटू 3 एक साइड हो जाएगा 15, और 3 इंटू 3 - 1 यानी दूसरा साइड हो जाएगा 8। तो एक हो गया 8, एक हो गया 15। तो हाइपोटेन्यूज इजिली निकाल सकते हैं, कौन से फॉर्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो बस यहाँ पे 15² प्लस 8² कर दो, 15² 225 होता है, 8² 264 होता है, तो हो जाएगा 289। अब 289 क्या होता है, तो 289 का अगर रूट चढ़ेगा तो 17 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 17। तो दैट्स इट, 102 कितना इजी था। हमें फॉर्मूला मालूम था, हमें पाइथागोरस थ्योरम मालूम था, और साथ ही साथ हमें मिडिल टर्म करने आना चाहिए था। ये सब चीज हम लोग बचपन क्लास में कर ही चुके हैं। तो बस आप इजिली इस सम को कर लोगे और फुल में फुल मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो इसीलिए बस फॉर्मूलाज अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, तो एग्जाम में फुल स्कोर आपका आना ही आना है। तो जिस भी बच्चे ने, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया, तो भी टेंशन की बात नहीं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हो तो एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स से तो बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, ये मेरी गारंटी है, वो भी बिना चीटिंग किए, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में आजकल बहुत पॉपुलर है। चलो अब करते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट सम। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103। यहाँ क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आई थिंक सब जानते ही होंगे, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो सपोज एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर। द बेस इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ द इक्वल साइड्स। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे जो बेस है वो जो दो इक्वल साइड्स का सम्स है उसका 2/3 है। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले मान लेंगे लेट द बेस बी x। ठीक है, अगर हम लोग बेस को x मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं लेट द इक्वल साइड्स बी y। ठीक है, तो इक्वल साइड्स को मैंने y मान लिया, तो ये y हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इक्वल साइड्स का सम है, जो हमारा बेस है उसका 2/3 है। ठीक है, इक्वल साइड्स का जो सम है बेस उसका 2/3 है, तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया। तो x कितना आ गया, x आ गया 2/3 इंटू 2y यानी 4y/3। तो ये x का वैल्यू आ गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं बेस का वैल्यू आ गया। तो ऐसे भी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तो y + y + x इक्वल्स टू 40। यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू कितना मिला, 4y/3, तो 2y + 4y/3 इक्वल्स टू 40। तो 3 को कॉमन लिए तो 6y + 4y इक्वल्स टू 40। तो देयरफॉर 10y इक्वल्स टू 120।
तो y इक्वल्स टू 12। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या था, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स पूछा था, तो इक्वल साइड्स निकल गया कितना 12। ठीक है, चलो। और इसी क्वेश्चन में अगर बेस भी पूछता तो आप निकाल सकते थे 12 इंटू 4/3, तो आ जाता 16। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दिया हुआ है, तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC, जो एंगल बी में 90 डिग्री बना रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो इस फिगर में आपको और भी राइट एंगल ट्रायंगल्स नजर आएंगे। फिलहाल आपसे पूछा क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालने बोला है कि DE का क्या वैल्यू होगा, और साथ ही साथ दिया हुआ क्या क्या है, तो AB दिख रहा है 15 सेंटीमीटर, AC पूरा जो दिख रहा है वो 25 सेंटीमीटर, और यहाँ सिर्फ छोटा सा CD दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको पूछा है DE। उससे पहले नोट डाउन करो, यहाँ बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल है। एक तो दिख ही रहा है जो कि है ट्रायंगल ABC, सबसे बड़ा ABC। दूसरा भी यहाँ दिख रहा होगा AED, दूसरा है AED। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है आपका DEC, छोटा सा बिल्कुल DEC। और चौथा है आपका ABD। ठीक है, चौथा है ABD। और यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके ही हम लोग DE निकाल पाएंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है यानी ABC, उसमें 90 के अपोजिट क्या है, AC, यानी AC हाइपोटेनियस है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है 25 यानी 625 हो जाएगा। बेस यहाँ पे पूरा नहीं दिया है इसलिए BC स्क्वायर ही मानते हैं। ऑल्टीट्यूड 15 है तो 225 हो गया। तो यहाँ पे BC का स्क्वायर है, इस 225 को इधर भेज दो तो 400 हो गया। देयरफॉर BC कितना हो गया, √400 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो BC का वैल्यू आपको पता चल गया। ये पूरा BC 20 सेंटीमीटर है, ये CD 7 सेंटीमीटर है, तो BD कितना आ जाएगा 20 - 7 यानी 13 सेंटीमीटर। ये छोटा सा BD निकल गया क्योंकि पूरा BC 20, ये CD 7, तो BD हो गया 13 सेंटीमीटर। चलो अब इतना दूर का थोड़ा सा इरेज करते हैं और बढ़ते हैं हमारे दूसरे ट्रायंगल की तरफ। यहाँ पे हम लोग अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर ये सम हमारा सॉल्व होगा। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, तो ABD। तो इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल ABD में हम लोग देख रहे हैं AD। तो AD है आपका हाइपोटेनियस क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है। BD का वैल्यू हम लोगों ने अभी तुरंत निकाला 13, और AB तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 15। तो यहाँ पे भी बैठाते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो यहाँ हाइपोटेनियस AD होगा, क्लियरली आप देख सकते हो 90 डिग्री के अपोजिट। बेस होगा BD का स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड होगा AB का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा BD का स्क्वायर यानी 169 क्योंकि 13 का स्क्वायर है, और AB हो जाएगा 225। तो AD का स्क्वायर कितना आया, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 3, 394। देयरफॉर AD आ गया √394। तो √394 देख के टेंशन होने की बात नहीं है, हम लोग रहने देते हैं इसको रूट में ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो AD हो गया √394। चलिए अब हम लोग करते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोला है, हमें मेन निकालना तो DE ही है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, DE। पूरा AC हमारा दिया हुआ है X। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल बचते हैं। ABC का तो काम हो गया, जो बड़ा वाला ट्रायंगल था। ABD जो एक दूसरा ट्रायंगल था उसका काम भी हो गया। अब दो ट्रायंगल बचते हैं, AED ये वाला और CED सबसे छोटा वाला। ठीक है, अब जो ट्रायंगल AED है उस ट्रायंगल में 90 डिग्री ये रहा, तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस हो गया AD। तो इस पे अगर पाइथागोरस बैठाते हैं तो लिखेंगे AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। हमें निकालना तो DE है, तो DE को DE ही रहने देते हैं। AD, अब यहाँ पे AD तो अभी तुरंत निकाला था √394, तो यहाँ हो जाएगा √394 का स्क्वायर। अब निकालते हैं AE। तो AE तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, पूरा AC दिया है। अब AE का क्या करें, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, CE को लेट करना होगा X। CE को हमने लेट कर दिया X, तो AE कितना निकल गया, AC 25 था। हाँ, तो AC आपका 25 था, CE को हमने मान लिया X, तो AE कितना हो गया 25 - X। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 - X का होल स्क्वायर।
प्लस डी का स्क्वायर। तो ये हो गया 394 इक्वल्स टू 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो तो 394 माइनस 625 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 231। x को इधर भेज दो माइनस एक्स स्क्वायर, 50x को इधर भेज दो प्लस 50x, ये हो गया डी का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर का एक इक्वेशन 1 मेरा यहाँ पे आ गया, ये है मेरा डी का स्क्वायर। कितना है डी का स्क्वायर? तो डी का स्क्वायर है 50x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 231। ठीक है, अब बचता है हमारा ये छोटा ट्रायंगल सीईडी। तो ये छोटे ट्रायंगल सीईडी में अगर हम लोग देखें तो 90 डिग्री के अपोजिट क्या है? सीडी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला बैठाए हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी सीडी का स्क्वायर इक्वल्स टू सीई का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? सीडी 7 है तो 49 हो जाएगा, सीई को हमने खुद एक्स लेट किया था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डीई का स्क्वायर। यहां से डीई का वैल्यू निकालेंगे तो 49 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा डी का वैल्यू। ठीक है, तो चलो अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं ये जो डी का वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डी का वैल्यू है, दोनों ही तो डी के वैल्यू है, तो दोनों के एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे 49 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये वाला है, तो इन दोनों को अगर एक दूसरे के इक्वल कर दे तो हो जाएगा 49 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 50x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 231। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो गया, ये 50x को आप इधर ला सकते हो, माइनस 50x माइनस 49 माइनस 231। तो ये हो गया माइनस 280, कट गया, यहाँ 0 0 भी कटा, तो x का वैल्यू आ गया 28/5। तो 28/5 कितना होगा? 5.6। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया है, अभी तक आपका DE नहीं आया है, पर अब आप इजिली DE को निकाल सकते हो क्योंकि आपको x का वैल्यू पता चल गया है। तो जल्दी से DE निकाल दो। तो यहाँ पे अब आप इजिली पुट कर सकते हो। हम लोगों ने देखा था कि एक फॉर्मूला था, एक इक्वेशन हमने अभी तुरंत बनाया था कि 49 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो यहाँ 49 एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5.6 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। यहाँ पे 5.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 3 33, यहाँ 33 25 28, 6 3 यहाँ पे 131.36 है ना। यहाँ हो गया डी का स्क्वायर। अब आप जल्दी से डी का स्क्वायर निकाल सकते हो। 49 माइनस 31.36, ये माइनस होके कितना आएगा? 49 माइनस 31.36, यहाँ पे 64 आएगा, ये कट के 8 हो गया तो 17.64 आएगा। तो डी आएगा √17.64। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हटाओगे तो यहाँ 100 आएगा। अब इसका रूट निकालोगे तो 42 का स्क्वायर होता है और यहाँ 10 तो 4.2 सेंटीमीटर, जो कि है आपका DE। तो कंफ्यूज होने की दरकार नहीं है, ये क्वेश्चन देख के लेंदी लग रहा है पर अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इजी है। इसमें क्या किया गया? सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ABC का इस्तेमाल किया गया, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया, AD का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब AD का वैल्यू मेरे पास था, अब ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को पकड़ा, इस ट्रायंगल से भी मैंने DE का वैल्यू निकाल लिया, इस छोटे ट्रायंगल से भी DE का वैल्यू निकाला। दोनों ही केसेस में DE का वैल्यू निकल रहा था तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया और वहां से मैंने x का वैल्यू निकाल लिया। x क्या था? तो ये साइड CE को x माना था क्योंकि साइड CE का मुझे दरकार था। यहाँ पे पूरा 25 था, ये छोटा सा को मैंने x मान लिया। ठीक है, और इक्वेट करके DE का वैल्यू निकाल दिया। तो अगर समझ में ना भी आए तो एक बार इसे रिपीट करके जरूर से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, काफी इजी सम है। इसमें क्या बोला है? द पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 2:3। तो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम ये है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का नाम दे दो ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स है उनका रेशियो 2:3 है, तो बस लेट द साइड्स बी 2x एंड 3x, ये तो हम लोग बोल ही सकते हैं।
आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 240, इसका हाइट कितना है, हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है, तो एरिया है आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर निकालो, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एरिया ऑफ कोई भी ट्रेपेजियम हो, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे हमने साइड को 2x और 3x मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि रेशियो 2:3 दिया था, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है एरिया। और एरिया का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 240, यानी 240। यहाँ से कट के ये 4 हो गया, ये 4 से कट के इधर 60 हो गया, तो 5x इक्वल्स टू 60, तो ऑब्वियस सी बात है x आएगा 12, तो दोनों साइड पता चल गया, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 12 36, तो ये हो गया 12, ये हो गया 36। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड्स पता चल गए कि कितने हैं, ठीक है, दोनों साइड्स आपको पता चल गए यहाँ पे कितने हैं, एक है 24, एक है 12 और दूसरा है 36, 12 में 24 क्योंकि 2x था ना, तो एक है 24, दूसरा है 36। अब आपसे पूछता है कि पेरीमीटर निकालो, अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखो ये बहुत सिंपल है, कैसे करना है, तो देखो ये दोनों साइड्स तो पैरेलल होते हैं, ये जो साइड BC है उसका एक पैरेलल मैं ऐसे यहाँ ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, और इसका नाम देता हूं AE, तो ये जो ABCE ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पूरा 24 है, ये पूरा 36 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पैरेलल बनाया, ये दोनों आपस में पैरेलल थे ही, और इसका मैंने यहाँ पैरेलल बना दिया, तो जब यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है, और हम लोग ऐसा कहें कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो जो फिगर है वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि ये फिगर एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आपका अपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होता है, तो यहाँ पे AB और CE इक्वल हो जाएगा, AB 24, CE भी 24, देयरफॉर DE कितना हो जाएगा 36 माइनस 24 यानी 12, DE कितना निकल गया आपका 12, ठीक है, DE आपको पता चल गया 12 है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, सपोज करो ये x था मान लो, तो ये भी x हो गया, और क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये भी x हो गया, ठीक है, और ये पूरा था 36 जिसमें से अभी हमने CE को 24 निकाला, तो आपका DE कितना आया 12, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो ये थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो फिगर से आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब ये 12 है, ये x है, ये x है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल ADE कौन सा ट्रायंगल है, तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये इसके पैरेलल और इक्वल था, तो ये x हुआ, तो ये भी x हो गया, और क्योंकि ये दोनों स्टार्टिंग से इक्वल है तो ये भी x हो गया, उससे दिख रहा है कि ADE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसमें अगर आप एक परपेंडिकुलर बनाते हो बेस के ऊपर, तो वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं BE इक्वल्स टू CE, ऐसा कुछ होता है, तो वही सेम चीज यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी तो एक परपेंडिकुलर है, सपोज करो ये ME नाम दे दो, उसका सिर्फ नाम मार्क नहीं था, वो है तो परपेंडिकुलर ही, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो DM इक्वल्स टू ME, तो पूरा DE कितना था, पूरा DE था 12 जो हम लोगों ने अभी निकाला, तो DM और ME कितना आ गया, DM इक्वल्स ME आ गया 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। अच्छा, AM का वैल्यू, तो AM यानी कि वही तो डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, वो क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था 8, तो ये जो आपको ट्रायंगल अब दिख रहा है ADM, उस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बैठा देंगे, तो हम लोग लिखेंगे x का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू DM यानी 6 का स्क्वायर, AM यानी 8 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू 100, वहां से x का वैल्यू कितना आ गया 10, तो AD कितना हो गया 10, और AD और BC तो दोनों इक्वल ही है,
तो वो भी 10, तो 10 10 दोनों इक्वल साइड्स और बाकी 36 और 24 हमने निकाल लिया। तो पेरीमीटर कितना हो गया 36 + 24 यानी 60 + 10 + 10 यानी 80, तो 80 सेंटीमीटर होगा इसका पेरीमीटर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आए तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पैरेलल साइड्स दिया हुआ है, आप किसी भी साइड का पैरेलल बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसलिए एक ऐसा पैरेलल बना दिया, तो ये जो फिगर था ये एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ये भी पैरेलल था और ये भी पैरेलल था और ये पैरेलल हमने बनाया। तो ये फिगर क्योंकि एक पैरेललोग्राम हो गया, इस वजह से ये 24 था तो ये भी 24 हो गया, बट फुल तो 36 था, उस वजह से ये बचा हुआ 12 हो गया। क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम था तो ये अगर x होगा तो ये भी x है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर ही दिया है तो ये भी x है, तो उस वजह से ये जो अंदर वाला है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस पे बनाते हैं परपेंडिकुलर वो दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। वहां से हमने इस छोटे ट्रायंगल को पकड़ा और उस पर पाइथागोरस थ्योरम बैठा दिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन है जो हर तरह से आपका अगर कुछ अच्छा पेपर सेट हुआ तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इसे अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 106। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विद एंगल BCA इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB equals to 26 cm and ACD as an equilateral triangle of side 24 cm। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के फिगर बनाने सीखो। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ACD, तो सबसे पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना देते हैं। ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ACD, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 24 दे रखा है। आगे क्या बोलता है, यहां पे एक एंगल बन रखा है BCA इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये फिगर जो पूरा फिगर है ABCD वो एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में आपका एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। तो बस यहाँ पे ऐसे करो और ऐसे कर दो, ये हो गया B। तो यहाँ पे आपका जो BCA है या ACB है वो 90 डिग्री भी बन गया, ठीक है। और यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन रहा है और ये पूरा क्वाड्रिलेटरल भी दिख गया, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया है, AB आपका 26 सेंटीमीटर दे दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो, यानी जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालो। तो सबसे पहले तो ACD का एरिया निकाल देते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया, जो बहुत सिंपल है क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 24 इंटू 24 तो हो गया 6, तो 144√3। फिर आया तेरा आपका ABC, तो ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्या करें, तो ये 24 है, ये भी 24 है। अब आपको निकालना है BC, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 90 डिग्री नजर आ रहा है तो वहां से BC हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस बैठा के। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, यही होगा। क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट में AB है इसलिए हाइपोटेन्यूज को 26 ही पकड़ा है। तो 676 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है, माइनस होके 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे BC कितना आ जाएगा, √100 यानी कि 10। तो ये हो गया आपका 10। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्योंकि 3 ट्रायंगल का सिर्फ साइड्स ही दिया है तो यहाँ पे आप कौन सा चीज बैठाओगे एरिया निकालने के लिए, तो हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। और हेरॉन्स फॉर्मूला कैसे करते हैं, तो हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं जिसको S से भी डिनोट करते हैं। तो S हो जाएगा 26 + 24 + 10/2। तो ये कितना हो गया, 50 + 10 60/2 यानी कि 30। हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। अब रूट में से यहाँ पे आप ब्रेक करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, इसको 3 इंटू 10 तोड़ सकते हैं, इसको 4 ही रहने दो, 6, यहाँ पे 2 इंटू 10 तोड़ सकते हैं। 10 10 में से एक 10 बाहर आ गया, ये 3 2 एक 6 बना और एक 6 और है तो एक 6 बाहर आ गया और 4 में से 2 बाहर आ गया। तो कितना निकल गया एरिया, एरिया आ गया आपका 120। बस ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, ये मेरा इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है।
अब क्योंकि आपको एरिया पता चल गया और वैसे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल था, आपको हेरोन्स फॉर्मूला करने का जरूरत नहीं था, यहाँ पे आप डायरेक्ट हाफ इंटू 24 इंटू 10 भी बैठा सकते थे। ठीक है, ठीक है, मैंने फ्लो में हेरोन्स फॉर्मूला ही कर दिया और ऐसे भी आपको हेरोन्स फॉर्मूला का भी एक रिवीजन हो गया। बट आप यहाँ पे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था तो क्यों हेरोन्स फॉर्मूला लगाने जाएंगे, बस आप पाइथागोरस से 10 निकाल लो और हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल ट्रायंगल भी कर सकते हो। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बट क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दिया है कि आपको आंसर करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है। तो इसको देख के कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन करो, तो जल्दी से मल्टीप्लीकेशन कर दो। √3 का वैल्यू 1.732 पकड़ो, इनटू आप करो 144, तो कितना हो जाएगा यहाँ 8, 12, 128, 29, 6, यहाँ पे 8, 12, 128, 29, 6, यहाँ पे आपका 2, 3, 7, 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया 8, 10, 9 to 11, 13, 14, यहाँ 19, 1, 13, 14, 2, तो 249.408। ठीक है, अब इसमें ऐड हो रहा है आपका 120, तो कितना हो जाएगा 9, 6, 369.408। अब क्योंकि आपको आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही बोला है तो आप सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लोगे, 369 आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि आपका द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर, तो एक रोम्बस है ABCD, अब उसके डायगोनल्स का लेंथ दिया है 60 और 80 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस। तो ये जो रोम्बस है इसके अपोजिट साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो हाइट पूछा है ना, ऑल्टीट्यूड पूछा है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात यहाँ पे भी जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वही काम आएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस की, तो ऑल साइड्स इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये बात एकदम जरूर याद रहनी चाहिए, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री, AOD भी 90 डिग्री है, COD भी 90 डिग्री है, BOC भी 90 डिग्री है, AOB भी 90 डिग्री है, और ये सारे साइड्स आपस में इक्वल भी है। ठीक है, और तीसरी क्या है, या फिर इसी में वो बात छुपी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर का मतलब क्या है कि OA इक्वल्स टू OC है और OB इक्वल्स टू OD है। ठीक है, मतलब ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे OA और OC का वैल्यू सेम है और यहाँ पे OD और OB का वैल्यू सेम है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो मान लो AC, सपोज करो AC 60 होता और BD 80 होता, आप किसी को भी 60 और किसी को भी 80 पकड़ सकते हो। तो मान लो AC 60 होता, तो क्योंकि AC बाइसेक्ट हुआ तो OA भी 30 हो जाता और OC भी 30 हो जाता। सिमिलरली सपोज BD 80 होता तो OD भी 40 हो जाता, ये भी 40 हो जाता। ठीक है, तो चलो अब ये जो AOD है, ट्रायंगल AOD एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो क्योंकि ये वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पाइथागोरस बैठा देते हैं, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। AD को क्यों चुना है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट है। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA, OA आपका कितना है तो 30, 30 का स्क्वायर 900, यहाँ OD यानी 1600। तो AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, तो AD हो गया √2500 यानी कि 50। तो आपका AD कितना हो गया 50। देयरफॉर AD इक्वल्स CD इक्वल्स BC इक्वल्स AB, सारे ही हो गए 50। तो आपको साइड्स पता चल गया। इसका फायदा क्या हुआ, अब इसका हम लोग यूज करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो साइड्स तो 50 निकल गया है, कैसे निकला आप समझ गए, तो ये पोर्शन में इरेज कर देता हूं। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमने अभी तुरंत ही पढ़ा था, वो क्या होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो हाफ इंटू AC इंटू BD, यानी हाफ इंटू 60 इंटू 80, तो कितना हो गया 30।
तो 2400 एरिया ऑफ रोम्बस पता चल गया। चलो ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस निकल गया। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का ये फॉर्मूला भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जो कि क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्यों अप्लाई कर सकते हो? तो सबसे पहले तो हमने हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से निकाल लिया 2400। अब जो ये सेकंड वाला है कि बेस इंटू हाइट रोम्बस में क्यों लगा सकते हैं, तो रोम्बस भी तो एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, और ऐसा कह सकते हैं कि रोम्बस पैरेललोग्राम का सबसेट है। ठीक है, तो रोम्बस भी क्योंकि एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस कितना आया, AD, किसी को भी बेस पकड़ लो, तो AD को मैंने बेस पकड़ा, तो वो कितना है यहाँ पे 50, हाइट नहीं पता तो x, और एरिया जो मैंने हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से निकाला था वो था 2400, x निकला 240/5 यानी कि 48 सेंटीमीटर, और x क्या है, वही तो है दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि बेस इंटू हाइट, तो वहीं से आ गया 48 सेंटीमीटर। तो दैट्स इट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक्चुअली रिवीजन में चुन चुन के ही बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए आपके, ऐसे ही हम लोग स्टेज 1 और स्टेज 2 भी कर लेंगे। मैंने जानबूझ करके स्टेज 3 ही चुना क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ, बट वहां जाने से पहले इस तरह के हमारे मेहनत को जरूर अप्रिशिएट करो। अभी रात के अराउंड 3 बज रहे हैं, उस समय हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी लाइक करना और लोगों तक इसे पहुंचाना और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना फर्ज बनता है। और ऐसे भी क्योंकि सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आपको बस एक सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड करना और एक अच्छा मैसेज देना है, ना कि जिस तरह के वीडियोस और कमेंट सिर्फ शेयर होते हैं, मोस्टली जो कॉमेडी और जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐसे भी ऐड नहीं करते, बेकार फालतू और कचरा एंटरटेनमेंट देते हैं। तो उससे बेहतर है कि इस तरह के वीडियोस को प्रमोट करें और लोगों को ऐसे ही लोगों को अप्रिशिएट करें जो आपके लाइफ में कुछ चेंज ला रहे हैं, क्योंकि लास्ट में चेंज आपका ये अच्छी चीज ही लाएंगे, ना कि वो सस्ता और चीप एंटरटेनमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 108। यहाँ क्या बोल रहा है, द बेस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगुलर मेटल डिस्क आर 66 एंड 28। तो आपका एक ट्रायंगुलर मेटल डिस्क है जिसका बेस है 66 और ऑल्टीट्यूड है 28। ठीक है, by drilling a circular hole through this metal disc, its area is reduced to 1/3। तो क्या हो रहा है कि एक ऑलरेडी एक आपको मेटल डिस्क दे दिया है जो कि ट्रायंगुलर है, जिसका बेस है 66, ऑल्टीट्यूड है 28। अब इसी में क्या किया जा रहा है, होल ड्रिल किया जा रहा है, एक सर्कुलर होल बनाया जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि डिस्क था, मान लो सपोज एक पेपर ही था, आप उससे एक होल कट कर लोगे तो उसका एरिया ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा हुआ है, जब इससे एक सर्कुलर पोर्शन कट कर लिया गया या ड्रिल करके निकाल दिया गया, तो इसका एरिया जो पिछला वाला एरिया से उससे 1/3 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसका इनिशियल एरिया निकालते हैं। इनिशियल एरिया मतलब पहले वाला एरिया, तो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 2 से हो गया 14, तो 66 इंटू 14 हो गया इसका एरिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल एरिया। बट आफ्टर ड्रिलिंग द होल, आफ्टर ड्रिलिंग होल, जब इसे होल सर्कुलर होल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब इससे सर्कुलर होल निकाल दिया गया तो इसका एरिया पिछले वाले एरिया का 1/3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि इट्स एरिया इज रिड्यूस टू 1/3, तो 1/3 इंटू 66 इंटू 14 कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 22, तो 22 इंटू 14 हो गया इसका नया एरिया। ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो सर्कुलर मेटल को ड्रिल करके बाहर निकाला गया, इसका डायमीटर बताओ। तो बहुत सिंपल है, जितना बड़ा सर्कल निकाला गया होगा उस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पुराना जो था उसमें से जो मतलब कि जो पुराना इनिशियल एरिया था ट्रायंगल का, उसमें से जो बच गया वो एरिया उसको माइनस कर दो, है ना। पुराना एरिया ये था, जब होल ड्रिल करके निकाल दिया गया तो एरिया ये हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सर्कुलर डिस्क निकला उसका एरिया दिस माइनस दिस होगा। तो आप इसे लिख सकते हो 66 इंटू 14 माइनस 22 इंटू 14, तो 14 कॉमन ले लो तो 66 माइनस 22, तो 14 इंटू 44, ये होगा एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क जिसे ड्रिल करके निकाला गया। अच्छा, अब एरिया ऑफ डिस्क अगर 14 इंटू 44 है तो आप इसका डायमीटर इजिली निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर होता है किसी भी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, तो 14 इंटू 44। अच्छा, पाई का वैल्यू कितना होता है
तो सब जानते हैं 22/7 होता है, 22 से कट होके यहाँ पे 2 हो गया, आर स्क्वायर इधर गया तो ये भी 7 उधर गया तो 14 × 14 ही आ गया, आर आया √14 यानी कि खाली 14, तो आर यानी कि रेडियस आया। डायमीटर तो निकाल ही दोगे, जो होगा 14 × 2 यानी कि 28। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। इसमें क्या बोला है कि 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है बट रेडियस अलग अलग होता है। जैसे यहाँ दिख रहा है, सबसे छोटे वाले सर्कल का रेडियस 5 है, उससे बड़े वाले सर्कल का रेडियस 10 है और सबसे बड़े वाले सर्कल का रेडियस एज पर द क्वेश्चन x है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द एरिया बिटवीन द सर्कल विथ रेडियस x एंड सर्कल विथ रेडियस 10, यानी ये वाला एरिया वो किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है द एरिया बिटवीन द सर्कल विथ रेडियस 10 एंड 5। यानी कि अगर मैं उसे दूसरे तरीके से मार्क करूं डॉट डॉट देके तो ये वाला, समझ रहे, तो जो मैंने ये बाहर वाला एरिया ये अंदर वाले एरिया के इक्वल है, जिससे मैंने दो तरीके से मार्क किया है। चलो अब कैसे निकालेंगे, तो एरिया बिटवीन लार्जर एंड मीडियम सर्कल, में इसे ऐसे लिख देता हूं, तो वो कितना होगा। तो ये वाले एरिया को निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे बड़े वाले सर्कल के एरिया से ये मीडियम वाले सर्कल का एरिया को माइनस कर दोगे, तो क्या होगा, सबसे बड़े वाले सर्कल का क्योंकि रेडियस x है तो आपका एरिया कितना होगा πx², और मीडियम वाले सर्कल का रेडियस कितना है 10, तो एरिया कितना होगा 100 पाई, क्योंकि पाई इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100 पाई, तो ये हो गया एरिया। अब ये किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है एरिया बिटवीन मीडियम एंड स्मॉलर सर्कल। तो वो कितना होगा, तो मीडियम सर्कल कितना है, तो 100 पाई, अभी तुरंत निकाला था, और स्मॉलेस्ट सर्कल हो जाएगा 25 पाई, है ना। यहाँ पे अगर आपको ये डॉट डॉट से जो मार्क किया इस एरिया को निकालना है तो मीडियम वाले से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दो, तो हो जाएगा 75 पाई। ये दोनों एरिया इक्वल है, तो चलो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब जरा इसे इरेज कर देता हूँ और इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो अब ये πx² ये उधर चला गया तो हो गया 175 पाई, पाई पाई कट हो गया तो x² = 175, तो x = √175। ठीक है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, यानी कि πx² ही होगा, तो पाई यानी 22/7 और x का स्क्वायर तो ऐसे भी 175 ही था, तो पुट कर दो, तो 7 से कटा ये 2 बार में, ये 5 बार में, तो 25 × 22 हो जाएगा आपका कितना 550 सेंटीमीटर²। दैट्स इट, तो हो गया ये वाला। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 का पार्ट 1। यहाँ पे क्या करना है, एक शेडेड पोर्शन जो है, तो यहाँ सभी शेडेड है, ये भी पूरा ही शेडेड है, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो क्वेश्चन में आपका देखो कैसे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये साइड इक्वल्स टू ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साथ ही साथ यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया है, ये इक्वल और ये इक्वल दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है बीच का एक स्क्वायर है, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ही गया। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यहाँ पे ये भी 8 है। एक तरह से चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल है और चारों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड्स है 8, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 16√3। बट क्योंकि 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो टोटल एरिया हो गया 64√3। ठीक है, और बीच वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 8 × 8 यानी 64। देयरफॉर आंसर आ जाएगा एरिया के लिए 64 + 64√3, ये आप लोग कर देना। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 8 है, ये 8 है, साइड्स गिन लो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 8 64, दैट्स इट, खत्म, बहुत सिंपल था। तो अब करते क्वेश्चन नंबर 110 का पार्ट 2। यहाँ पे क्या बोला है, एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है इस शेडेड रीजन का। तो देखो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, अगर मैं मार्क कर दूं ABCD, ये पूरा ABCD एक रेक्टेंगल था। ठीक है, जिसमें कि आपका ये था 30, ये था 40। अब इसी रेक्टेंगल के इस पोर्शन को कट करके एक तरह से इधर ले आया गया है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका सेमी सर्कल दिख रहा है, इस सेमी सर्कल का भी रेडियस 14 है, आई मीन डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 है, और यहाँ पे भी जो कट करके निकाला गया है ये भी डायमीटर 14 तो रेडियस 7 ही है।
तो एक तरह से इसी को कट करके इधर निकाल दिया गया। तो अगर आपको इस फिगर का एरिया निकालना है तो उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है कि आप पहले एक रेक्टेंगल का एरिया निकालो, फिर से एक सेमी सर्कल का एरिया निकालो, फिर दोनों को प्लस करो, उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट इस रेक्टेंगल का ही एरिया निकाल दो क्योंकि इस पोर्शन को ही कट करके यहाँ रखा गया है। तो आप अगर एक तरह से इसे कट करके यहाँ वापस बैठा दो तो एक पूरा रेक्टेंगल ही निकल के आता है। ये कैसे समझ में आया? तो यहाँ पे भी रेडियस 7 है और यहाँ पे भी रेडियस 7 ही है, इसीलिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकाल देते हैं तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? 30 × 14 यानी 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा है क्या? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बाउंड्री का एरिया, बाउंड्री का सम निकालना है। तो ये तो 30 है और इधर भी 30 है, तो AB प्लस CD तो हो जाएगा 30 + 30 यानी कि 60। अब देखो इसका क्या होगा वैल्यू? तो ये पूरा 7 है, तो अगर आप एक सर्कल का देखते हो पेरीमीटर तो ये पूरा हो गया सर्कल। ठीक है, अब इसी का पेरीमीटर को अगर आप हाफ कर दो तो ये सेमी सर्कल का आ गया, है ना, ये हाफ सर्कल का आ गया। ठीक है, अगर एक्चुअल सेमी सर्कल का देखोगे तो ये तो ऐसे आता है ना। अच्छा, तो अब इस फिगर को समझते हैं। इस फिगर में दो तरह की चीज है, एक ऐसा जो हमें कर दिया 30 + 30 60, यहाँ पे एक पूरा सेमी सर्कल है ये वाला, और यहाँ पे एक इस तरह का सेमी सर्कल है जिसका बेस गायब है। तो आपको दो चीज यहाँ पे करना होगा। क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो इस पोर्शन का निकालते हैं कितना है वैल्यू। तो पूरा सर्कल होता है 2πr, पूरा सर्कल होता है 2πr, उसका हाफ कर दो तो 2πr/2 यानी πr, यानी कितना आ जाएगा वैल्यू? 22/7 × r कितना हो जाएगा? 7, तो कट के आ गया 22। ठीक है, तो एक सेकेंड चीज आ गया यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया और इसको भी निकाल दिया, अब बचता है ये वाला। ठीक है, अब ये वाला के लिए आप क्या करोगे? ये वाला कुछ ऐसा है ना, तो इतना सा पोर्शन को तो हमने पहले से ही निकाल दिया था 22, और ये वाला दिया हुआ ही है 14, तो कितना हो गया? 22 + 14 36, तो एक और आ गया 36। अब इसको और इसको प्लस कर दो तो पूरा आ जाएगा, तो 60 + 22 + 36, तो 8 9 11, तो 118 सेंटीमीटर। तो यहीं पे खत्म होता है स्टेज 3 एरिया एंड पेरीमीटर का रिवीजन। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेज 3 ही सॉलिड्स का रिवीजन। ठीक है, तो सॉलिड्स का रिवीजन भी हम करेंगे सबसे पहले स्टेज 3 से, चैप्टर वाइज रिवीजन फ्रॉम सेलेना कॉन्साइज। तो सॉलिड्स का रिवीजन आई थिंक 21 नंबर है, तो चलो देखते हैं सॉलिड्स क्वेश्चन नंबर 112 से। लेकिन उसे देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूलाज का। सॉलिड्स पे ऑलरेडी 21A, 21B और 21C पे फुल वीडियो अवेलेबल है, जिसपे एक एक सम को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है, फॉर्मूलाज को डिस्कस किया गया है, फॉर्मूलाज कैसे है ये भी डिस्कस किया गया है। बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीकों से मैंने उस चैप्टर को समझाने की बहुत कोशिश की है, तो आप लोग जरूर उसे देखें। सबसे पहले उसे ही देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप उसे देखकर इस रिवीजन को देखोगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से 100/100 लाने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, और सॉलिड्स में बिल्कुल भी आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन, बट रिवीजन से पहले थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। क्यूबॉइड जो कि आपको दिख रहा है, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? सपोज ये रूम है तो इस रूम के चारों वाल को भी ले लो और सीलिंग और फ्लोर को भी ले लो, तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2LB + BH + LH। फिर आया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में चारों दीवार को लेते हैं 2 × L + B × H। फिर आया डायगोनल। डायगोनल होता है √L² + B² + H²। सिमिलरली क्यूब, साइड इंटू साइड होगा वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया होगा 6 × साइड का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया होगा 4 × साइड का स्क्वायर। डायगोनल होगा √3 × साइड। ये सब ऑलरेडी 21A में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं क्रॉस सेक्शन। जब हम लोग किसी भी सॉलिड को कट करते हैं तो जो निकलता है आपका एक प्लेन फिगर, प्लेन सरफेस, वही क्रॉस सेक्शन जो है। अब वॉल्यूम निकालने का क्रॉस सेक्शन से भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ये भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। सिमिलरली सरफेस एरिया का फॉर्मूला उस केस में हो जाता है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ या हाइट। अब आता है, मान लो कोई लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है सपोज 2 मीटर/सेकंड का स्पीड से, तो यहाँ पे सेकंड हो गया यूनिट टाइम। तो अगर आप उससे आपसे कोई पूछ लेगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वो लिक्विड फ्लो हुआ
पर सेकेंड टाइम में यहाँ पे पर सेकेंड जरूरी नहीं है यूनिट टाइम हो, पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोज इन यूनिट टाइम। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कर देने से आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ जाता है। तो ये वाले को जल्दी से अब हम लोग इरेज करते हैं और सम्स को डायरेक्टली बनाते हैं। फॉर्मूलाज का ये क्विक रिवीजन था, बाकी अगर आपको सही से और बिल्कुल डेप्थ जानना है तो ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। हाँ, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 38। तो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड सबको पता है क्या होता है। तो ये जो क्यूबॉइड है इसका जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है उसका सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 38। तो लिख दो L प्लस बी प्लस एच हो गया 38, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट हो गया 38। साथ ही साथ इसके डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल कितना दिया हुआ है, इसलिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है डायगोनल। और डायगोनल कितना दिया है, तो डायगोनल दिया है 22। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोल देगा तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही निकालना, ठीक है। तो ये दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है फॉर्मूला इन केस ऑफ क्यूबॉइड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो याद करो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। तो वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh, ठीक है। अब यहाँ पे l प्लस बी प्लस एच का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया 38 का स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पूछ रहा है, यहाँ तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिया, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 22 का स्क्वायर, जिसको यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लो तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। तो 38 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर कर दो तो 2lb प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा, ठीक है। अब 38 का स्क्वायर निकालो तो हो जाएगा 38 इंटू 38, 8 8 64, कैरी 6, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ 24 टू 11 हो गया, तो यहाँ 4 4 4 1 1 4 4 4 और ये होता है 484। यहाँ 2lb प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा, ठीक है। तो अब जल्दी से इसे सॉल्व कर दो। यहाँ पे 0 हो गया, 14 में से 8 गया 6 हो गया, कट कर यहाँ 13 हो गया, यहाँ 960 आ गया, यहाँ 2lb प्लस बी एच प्लस एल एच हो गया 960, और 2lb प्लस बी एच प्लस एल एच ही तो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 112। इसमें क्या बोल रहा है, अ वॉल 24 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर हाई एंड 0.25 मीटर थिक। तो एक दीवार है, एक वॉल है, ऐसा कुछ एक वॉल है, ठीक है। तो ये एक वॉल है और ये वॉल कितना मीटर हाई है, तो 24 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 5 मीटर हाई है और इसका जो थिकनेस है वो है 0.25 मीटर। तो ये है 0.25 मीटर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसे अब वॉल है तो ब्रिक से ही बना होगा, ठीक है। और ये जो हर एक ब्रिक है, ये हर एक ब्रिक का लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना है, तो 25 सेंटीमीटर लेंथ है, 12.5 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 7.5 सेंटीमीटर हाइट है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इफ 5% ऑफ द वॉल इज ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट एंड सैंड मिक्सचर। कितना ब्रिक लगेगा अगर इस दीवार में ब्रिक के अलावा सैंड और सीमेंट भी तो है, तो दीवार का जो भी वॉल्यूम है उसका 5% हिस्सा सैंड और सीमेंट है, यानी बचा हुआ 95% क्या है, ब्रिक्स है। तो बस सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालो, उसका 5% निकाल के माइनस कर दो या डायरेक्टली 95% निकाल दो, एक ही बात है। तो 95% उसका निकाल दो, जो 95% निकला वही वॉल्यूम ऑफ ब्रिक होगा। तो उस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को इस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से डिवाइड कर दो तो आपको निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल, मैं पूरा ही कर देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना होगा, 24, इसको सेंटीमीटर में ही बना लेते हैं, 2400 इंटू 0.25 इंटू 125 और यहाँ 500। क्यों सेंटीमीटर में बनाया, क्योंकि एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है उसके लिए जो डायमेंशंस है वो भी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉल निकल गया।
अब 5% वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 5% हो जाएगा 5/100 इंटू 2400 इंटू 25 इंटू 500, ठीक है। तो ये हो गया 125 इंटू 24 इंटू 500, ये 5% निकला। तो रिमेनिंग, ये तो ब्रिक है तो रिमेनिंग इज ब्रिक वॉल्यूम, और वो ब्रिक का वॉल्यूम कितना निकला, तो ये टोटल में से इसको माइनस कर दो। आप चाहो तो डायरेक्टली ही 95% भी निकाल सकते थे। तो यहाँ 25 इंटू 500 माइनस 125 इंटू 24 इंटू 500, तो यहाँ देखो 524 जाएगा कॉमन, और क्या कॉमन जा सकता है, यहाँ से 25, यहाँ से 25 कॉमन चला जाएगा। तो मैं लेता हूँ 24 इंटू 25 इंटू 500, तो यहाँ पे बच गया 100, या 24 इंटू 25 इंटू, तो यहाँ बच गया 5, तो वही बात है 95 ही आया। तो 24 इंटू 25 इंटू 500 इंटू 95, ये है आपका क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ठीक है। ये है आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए क्या करना है, तो बहुत सिंपल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को एक ब्रिक का वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है, 24 इंटू 25 इंटू 500 इंटू 95, इसको डिवाइड कर दो 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5 से। तो 25 गॉन, या 125 है, तो 25 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, ये 25 से 20 बार में, ये 5 से 4 बार में। यहाँ पे देखो ये 5 से कितनी बार में जाएगा, तो 5 से जाएगा 15 बार में, ये 5 से जाएगा 2 बार में। फिर से देखो ये 5 से कितनी बार में जाएगा, तो 1 बार में और 19 बार में, ये 5 से जाएगा 3 बार में, ये 3 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो आया आपका कितना, 8 4 32 इंटू 2 64 इंटू 19 इंटू 10 कर दो, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अब एक बात ध्यान रखो, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है जैसा ही आपका है क्वेश्चन नंबर 113, पर यहाँ पे देखो एक चीज हमने क्या किया, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, मतलब कि उस दीवार में कितना ब्रिक्स का वॉल्यूम था, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से, है ना। यहाँ पे क्या किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को एक ब्रिक का वॉल्यूम से डिवाइड किया। लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग वैसा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो एक्चुअल आंसर से काफी ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसा क्यों, तो याद रखो, ये मैंने 21C में बहुत अच्छे से बताया भी था, जाकर अभी चेक करो और उस वीडियो को जरूर से देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट ब्रिक्स, यानी कि पूरे होल नंबर में ही ब्रिक्स का नंबर निकालो, कि होल नंबर में कितना ब्रिक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट ब्रिक्स रिक्वायर्ड, या कभी भी बोल दे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट टाइल्स रिक्वायर्ड टू मेक, तो उस केस में हम लोग डिफरेंट तरीका से बनाते हैं, और वो भी क्यों बनाते हैं वो हम लोग 21C में देख चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 113 में देखेंगे भी। जब आपसे सिंपली पूछेगा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालो, कंप्लीट ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, खाली बोलेगा नंबर ऑफ ब्रिक्स या नंबर ऑफ टाइल्स निकालो, तो टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक या ईच टाइल करना है। लेकिन जब 113 टाइप का क्वेश्चन हो तो दूसरा अप्रोच लेना है। 21C का भी वो सम जरूर से देखें, और अभी हम लोग 113 भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द इंटरनल डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स आर 1.2 मीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूब्स each of edge 7 centimeter can be placed in the box with face parallel to the side of the box? Also find the space left empty in the box। देखो यहाँ पे कुछ अलग तरीका से क्वेश्चन को बोल दिया। पिछले बार वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स था और एक ब्रिक का वॉल्यूम दिया था, दीवार में कितना ब्रिक है उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया था, एक ब्रिक का वॉल्यूम दिया था, दोनों को डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गया। ठीक है, वहां पे ऐसा कुछ अलग से बोला नहीं गया था, तो नॉर्मल एजम्पशन पे ही चला जा रहा था कि ब्रिक्स का जो नंबर है वो हमेशा होल नंबर ही आएगा, यानी डिविजिबल होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक एक ब्रिक के वॉल्यूम से, ताकि होल नंबर में ही ब्रिक्स का नंबर आ जाए। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लास्ट लाइन में मेंशन कर दिया है, कुछ अलग दे दिया है। क्या बोल दिया है कि आपका कितना स्पेस खाली रह जाएगा ये भी निकालो। स्पेस खाली कब रह जाएगा, जब कंप्लीट ब्रिक बैठ रहा होगा दीवार में, तो खाली स्पेस छोड़ने का तो कोई रीजन नहीं बचता है। मान लो ये रूम है, इस पे ब्रिक प्लेस कर रहे हैं, तो सपोज
10 ब्रिक यहाँ पे हटा तो 11वें ब्रिक का अगर जगह है तो हम लोग तो वहां जरूर ब्रिक लगाएंगे। ओपन स्पेस या खाली स्पेस क्यों छोड़ेंगे? खाली स्पेस छूट रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे हाफ या फिर 1/4 ऐसा कुछ ब्रिक लग रहा है, और हमें लगाना कंप्लीट ब्रिक ही है, हमें 1/4 हाफ ऐसे होल नंबर में ब्रिक को नहीं लगाना है। तो जहां जहां पे भी ऐसा हो रहा है वहां पे जगह छूट रहा है, इसी वजह से ही यहाँ पे बोला गया है आपको कि कितना खाली जगह रह गया वो निकालो। तो देखो ऐसे ही आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन में यहाँ डिफरेंस है। यहाँ पे आप टोटल वॉल्यूम ऑफ, अगर बॉक्स को वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका बहुत ज्यादा आ जाएगा, जबकि एक्चुअल आंसर कुछ और होगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच लेना है। क्या डिफरेंट अप्रोच लेना है वो देखो। इंटरनल डायमेंशन ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स का लेंथ कितना दिया है? तो बॉक्स का लेंथ दिया है 1.2 मीटर, मैं इसे 120 सेंटीमीटर देता हूं क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर्स में ही है। विड्थ कितना है बॉक्स का? तो बॉक्स का विड्थ है 80 सेंटीमीटर, और बॉक्स का हाइट कितना है? तो 50 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि कितना क्यूब अटेगा अगर एक क्यूब का एज है 7 सेंटीमीटर। तो क्यूब का एज कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे अब आपको कैसे करना है? तो यहां पे आपको करना है नंबर ऑफ क्यूब्स जो लेंथ वाइज अट जाए। ठीक है, सपोज ये लेंथ है, अब लेंथ वाइज आप क्यूब बैठा रहे हो तो कितना अटेगा? तो ये 120 जो है उसको डिवाइडेड बाय 7 कर दो। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है डेसिमल में आएगा। 7 1 जा 7 हुआ, यहाँ 50 बच रहा है, 7 7 जा 49 पॉइंट करके 1 फिर 4 ऐसा कुछ आया। तो क्या 17.14 ब्रिक लगाएंगे? तो नहीं, कंप्लीट ब्रिक्स लगाना है। ये जो 0.14 है उसका जगह बच जाएगा। तो यहाँ कितने ब्रिक्स लगे? 17, यानी 17 ब्रिक्स लगे। ब्रिक्स बोल दो या क्यूब्स है यहाँ पे, तो चलो 17 क्यूब्स अटे। यहाँ पे ब्रिक्स नहीं है, यहाँ पे क्यूब्स है कि एक कंटेनर है उसमें क्यूब हटाना है, तो 17 क्यूब्स अटे। उसी तरह से नंबर ऑफ क्यूब्स आपका ब्रेथ वाइज कितना होगा? तो 80/7। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 10 बचा, 7 1 जा 7, फिर 10 था तो पॉइंट आप कर सकते हो कितना? 4 और समथिंग आएगा, बट आपको 0.4 वाला तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 11 क्यूब्स आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से आपको नंबर ऑफ क्यूब्स लेना है हाइट वाइज। तो हाइट वाइज कितना हो जाएगा? 50/7 यानी 7 पॉइंट, फिर से आपका हो जाएगा 1 और समथिंग, तो हटाओ, आपको 7 ही लेना है। तो 7 क्यूब्स। तो यहाँ पे 17 क्यूब्स अटे। लेंथ वाइज जो एक्स्ट्रा था जगह उसे खाली छोड़ दो। ब्रेथ वाइज भी 11.4 था लेकिन 11 ही लेना है, बचा जगह खाली रह जाएगा। और हाइट वाइज भी 7 पॉइंट समथिंग था, बट साथ ही ब्रिक्स लेना है या क्यूब्स लेना है, आपको खाली जगह पे ध्यान नहीं देना। तो बस कितना क्यूब्स लगा? 17 इंटू 77। जल्दी से कर दो, 77 इंटू 17, तो 49, 4 यहाँ 53, यहाँ 7, यहाँ 7, 9 10 1309, यानी 1309 क्यूब्स अटेगा। ठीक है, कुछ बच्चे इसको दूसरे तरीका से भी करने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे 17.14, 11.4 और 7.1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो चीज भी सपोज यहाँ x पॉइंट समथिंग डेसिमल में आया तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ वाइज जो एक्स्ट्रा जगह बच रहा है उसे भी हटाना है, ब्रेथ वाइज भी हटाना है, हाइट वाइज भी हटाना है, और तीनों में ही होल 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 लेना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे आप क्या करोगे तो ये डेसिमल वाला मल्टीप्लाई होकर खुद एक नंबर बन जाएगा। बात समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब है कि लेंथ वाइज अगर आधा ब्रिक बच रहा था, हाइट वाइज भी आधा ब्रिक बच रहा था, तो आधा आधा मिलके एक हो जाएगा और ब्रिक या क्यूब का नंबर बढ़ जाएगा। तो वैसा नहीं करना है, हम लोगों को पूरा लेंथ वाइज देखना है, कितना ब्रिक है होल में ही लेना है, ब्रेथ वाइज कितना ब्रिक या क्यूब है होल में ही लेना है, और हाइट वाइज भी होल में ही लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे एक तरह से मेंशन कर दिया कि कितना एम्प्टी स्पेस बॉक्स में बचता है वो निकालो। एम्प्टी स्पेस बॉक्स में बचता है, इसका मतलब कंप्लीट क्यूब्स ही हटाना है, डेसिमल वाले को नेग्लेक्ट कर देना है, तभी तो एम्प्टी स्पेस बचेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, और ऐसे आप समझ पाओगे कि कभी कभी हम लोग डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक या 1 टाइल, और कभी कभी हम लोग ये लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज, हाइट वाइज अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो अब इसका आगे वाला निकाल देते हैं। फाइंड द स्पेस लेफ्ट इन द एम्प्टी बॉक्स। तो एम्प्टी बॉक्स में कितना स्पेस बच गया वो निकालना है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितना अटा? नंबर ऑफ क्यूब्स अटा 1309 क्यूब्स है ना, 1309 क्यूब्स अटा। तो 1309 क्यूब्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जल्दी से मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं।
नीचे वाले पोर्शन को स्पीड में इरेज कर दो। 1309 क्यूब्स बचे। अटा रूम में या बॉक्स में जो भी दिया आपका, ठीक है। और इसको और अच्छे से डिस्कस किया हुआ है पूरा 21C, उसे जरूर देखें। 21C काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सेलिना का, और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सम्स है जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत डीप में क्लियर होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स हो गया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब था कितना, 7 इंटू 7 इंटू 7 था, ठीक है, क्योंकि ये एक क्यूब का वॉल्यूम था। और कितने क्यूब्स अटे? तो 1309 क्यूब्स अटे, है ना। तो अब एम्प्टी स्पेस कितने बच गए? तो एम्प्टी स्पेस बचा हुआ निकालना बहुत सिंपल है। आपका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो जाएगा आपका 120 इंटू 80 इंटू 50, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। इसको इससे माइनस कर दो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1309, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, तो ये तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। मेन था वो वाला बात समझना कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है या कौन सा अप्रोच लेना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। यहाँ क्या बोल रहा है कि स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस is made of entirely of glass panes including base held together with the tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले एक क्यूबॉइड का शेप का आपका ग्रीन हाउस है, ठीक है, और ये जो बना हुआ है वो ग्लास के पेन से बना हुआ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। क्यूबॉइड के शेप का ग्रीन हाउस हर्बेनियम, ये आपका 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वाइड कितना है? तो वाइड है 25 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना है? ये हाइट है इसका 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पार्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन का? तो पहले पार्ट में आपसे पूछा है एरिया ऑफ द ग्लास यूज्ड, यानी टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस LH। तो 2LB कितना है? LB हो जाएगा 25 इंटू 30 प्लस BH कितना है? तो BH है 25 इंटू 25, और LH कितना है? फिर से 30 इंटू 25, ठीक है। तो ये हो गया 750, ये हो गया 625, ये हो गया 750। तो 1500 प्लस 625 हो गया यहाँ पे। तो 2 इंटू 5 2 11 और 2 2125, तो यहाँ पे हो गया 0524250, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट पूछता है ये जो ग्लास के फेसेस थे, है ना, एक क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, तो ये फेसेस एक दूसरे को कैसे फेसेस को जोड़ा गया था? तो टेप से। तो पूछ रहा है कि कितना टेप लगा पूरे एजेस में, वो निकालो। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो ये मेरा ग्रीन हाउस हार्बेनियम था, है ना। तो यहाँ पे 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 फेस और 6 फेस है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो टेप्स इसके अलोंग इसके अलोंग इसके अलोंग इसके अलोंग ये सब के अलोंग कितने टेप्स लगे? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला ये फेस देखो, है ना, ये फेस क्या है? एक रेक्टेंगल है। इसका नीचे वाला जो बेस है वो भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। चलो, और इसका लेंथ कितना है? 30, इसका विड्थ कितना है? 25, और हाइट भी है 25। ध्यान रखना, ये है लेंथ 30, ये है विड्थ 25, ये है हाइट 25। तो सबसे पहले मैं इस रेक्टेंगल को लेता हूं, फिर इस रेक्टेंगल को लेता हूं। इन दोनों रेक्टेंगल में पेरीमीटरी वाइज तो लगेगा टेप। टेप तो यहाँ किनारे में लग रहा है, यहाँ 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 यहाँ, ये सब जगह में लग रहा है। तो इन दोनों रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल देता हूँ। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? एक रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू L प्लस B होता है, तो 2 इंटू L यहाँ पे 30 है, B यहाँ पे 25 है, ठीक है। 30 25 हो गया 55, 55 इंटू 2 110। पर ये तो एक रेक्टेंगल के लिए हुआ, अब नीचे वाला के लिए भी इंटू 2 कर दो तो 220 हो गया। तो 220 कहाँ पे टेप का लेंथ निकला? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, क्योंकि इस रेक्टेंगल को चुना था। साथ ही साथ ये नीचे वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला भी हो गया, क्योंकि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर चुना था। तो हर जगह टेप लग गया। अब टेप लगना कहाँ बाकी है? सिर्फ इन दोनों किनारों में और इन दोनों किनारों में। तो ये कितना का था? 25। तो 25 प्लस 25 50, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 50 100। तो आ गया 320 सेंटीमीटर, यानी पूरे एजेस के अलोंग 320 सेंटीमीटर लंबा टेप लगा। बस दैट्स इट, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट 115। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक रिवर है जो 1 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है, ठीक है। ये रिवर है,
इसका डेप्थ कितना है, तो 1 मीटर है, और इसका चौड़ाई यानी ये विड्थ कितना है, तो विड्थ है इसका 40 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है बोल रहा है इसका फ्लो का स्पीड कितना है, तो 2 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है फ्लो का। हम लोगों को क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, यहाँ पे मिनट एज अ यूनिट टाइम यूज किया गया है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है इस केस में, वॉल्यूम ऑफ यूनिट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग का, तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, है ना, जो कि उस यूनिट टाइम में हो, जो एक तरह से वो लेंथ ही बन जाता है। ठीक है, तो कितना है, तो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो 2 किलोमीटर पर आवर को मिनट में कन्वर्ट करो, यहाँ पे 2 × 1000 कर देंगे ताकि मीटर में आ जाए किलोमीटर, और जो आवर है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ पे कट हो गया 2 से 3 बार में, ये 1 बार में, तो ये 100/3 मीटर पर मिनट आ गया। बस अब वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम निकालने के लिए 40 × 1 × 100/3 मीटर क्यूब पर मिनट आ गया। ठीक है, तो चलो 4000/3 मीटर क्यूब पर मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे 3, फिर 3, फिर 3, फिर 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट, और ये 0.333 रेकरिंग में चलता रहेगा। तो 133.3 मीटर क्यूब पर मिनट होगा आपका आंसर। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। तो यहीं पे खत्म होता है सॉलिड्स का भी रिवीजन। बाकी हम स्टेज 1 और स्टेज 2 के भी रिवीजन बहुत जल्दी ही लाएंगे, क्योंकि स्टेज 3 पहले मैंने पुट किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि स्टेज 3 ज़्यादा उनके स्कूल्स में आता है, और स्टेज 3 में भी अच्छे अच्छे सम्स है बहुत सारे, तो स्टेज 3 स्टार्ट किया। और अभी दूसरे चैप्टर्स का भी रिवीजन आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का, फुल ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी रिवीजन आ चुका है। तो चैनल में ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। फिजिक्स का भी कंटेंट आने वाला है, हायर क्लासेस के लिए भी हम कंटेंट लेकर आने वाले हैं, सीबीएसई के लिए भी कंटेंट आने वाला है। तो आपका कोई भी फ्रेंड अगर सीबीएसई में भी पढ़ता है तो वो जरूर इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करो, क्योंकि फ्रेंड्स लोग आएंगे, पीपल आएंगे तो हम लोग सीबीएसई के वीडियोस भी लाएंगे, और आईसीएसई के वीडियोस तो हमेशा अवेलेबल है ही चैनल पे। क्लास 10 के भी और कंटेंट आने वाले हैं, तो बस हम कंटेंट लाने में कोई देरी नहीं करेंगे, और भी ज़्यादा बढ़िया और भी प्रैक्टिकल और भी दिल से कंटेंट बनाकर लेते आएंगे, लाते रहेंगे। बट उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, तो सपोर्ट करने के लिए आपके पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा, बस आपको एक लाइक दबाना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, खुद भी चैनल के वीडियोस को देखना है, सिर्फ देखना ही नहीं सीखना है। क्या सीखे ये कमेंट सेक्शन में बताना है, और लोगों को भी बताना है, और चॉक एंड स्लेट फैमिली का एक अच्छा सदस्य बन के इसे हमेशा सपोर्ट करते रहना है। तो दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।